Hello and very warm welcome everyone. Thank you for clicking the video. Today we are going to take up MCQs from the poem My Mother at 66 जिसे लिखा है कमला दास ने. MCQ means Multiple Choice Questions. इससे पहले कि ये वीडियो हम स्टार्ट करें, यदि आपने इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो साथ ही साथ इसी पोएम का क्वेश्चंस एंड आंसर्स का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक द लिंक बिलो, जिससे कि आपको ये MCQ समझने में आसानी होगी. इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज MCQs. तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज थीम ऑफ द पोएम. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम की थीम क्या है? 4 ऑप्शंस आर हियर. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और ओल्ड एज. उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या बुढ़ापा. बी ऑप्शन इज मदर, माँ, मदर डॉटर रिलेशनशिप. सी ऑप्शन इज मदर डॉटर रिलेशनशिप, माँ और बेटी के बीच का रिश्ता. एंड द डी ऑप्शन इज ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, बुढ़ापा और बचपन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस और ओल्ड एज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द पोएट गोइंग टू कोचीन. पोएट जो है वो कोचीन क्यों जा रही है? फॉर वर्क, काम के लिए. फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए. टू टेक अ फ्लाइट, फ्लाइट लेने के लिए. और D option is for vacation. So the answer is to take a flight. What is the kind of pain and ache that the poet feels? किस प्रकार का दर्द और कष्ट जो है जो poetess feel करती है? First option is losing her mother, अपनी माँ को खोने का डर. And the second option is heart attack, उसको heart attack का दर्द होता है, हार्ट में दर्द है. Headache यानी सिर दर्द. And D option is children screaming at her, बच्चे उस पर चिल्ला रहे हैं. So the answer, correct answer will be losing her mother, अपनी माँ को खोने का डर यानी अपनी माँ से बिछड़ने का जो डर है वो ही पोएट जो है इसमें फील करती है. एक का मतलब भी होता है दर्द या पेन. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इन विच लैंग्वेजेस हैज कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स. कौन कौन सी भाषाओं में कमला दास अपनी कहानियां और नॉवेल्स लिखा करती थी? आइए इसका आंसर देखते हैं. इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, इंग्लिश एंड मलयालम. सो द करेक्ट आंसर इज इंग्लिश एंड मलयालम बिकॉज शी वॉज फ्रॉम साउथ इंडिया. दक्षिण भारतीय थी वो और माधवी कुट्टी के नाम से भी वो अपनी रचनाएं लिखा करती थी. उनका पेन नेम था माधवी कुट्टी. फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यानी कौन कौन सी काव्य सौंदर्य के लिए कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है? फर्स्ट इज मेटाफर, second is simile, third is alliteration, all of these. So the answer to this question is all of these. तीनों जो मेटाफर यानी रूपक अलंकार, सिमिली उपमा अलंकार, एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, तीनों अलंकारों का, तीनों फिगर ऑफ स्पीचेस का प्रयोग इसमें किया गया है. तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, माने ये तीनों सभी, ऊपर के तीनों इसके आंसर होंगे. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई डिड द पोएट हाइड हर फियर फ्रॉम हर मदर. पोएटिस जो है वो अपनी माँ से अपने डर को क्यों छिपाती है? हाइड माने छिपाना. सो द ऑप्शंस आर. ए ऑप्शन इज शी वाज अफ्रेड दैट द मदर वुड नॉट बी एबल टू बेयर द पेन. उसको ये डर था कि उसकी माँ जो है इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी. बेयर मीन्स सहन करना. बी ऑप्शन इज शी फियर्ड बीइंग स्कोल्डेड बाय द मदर. उसको अपनी माँ से डांटे जाने का डर था. स्कोल्ड माने डांटना. C option is she was not so close to her mother to share her deep emotions. वह अपनी माँ से इतना क्लोज नहीं थी कि वो अपनी माँ से अपनी पूरे इमोशंस को, अपनी पूरी भावनाओं को शेयर कर सकी. एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी जितने ये सभी ऑप्शंस हैं ये सब के सब. So the correct answer will be she was afraid that the mother would not be able to bear the pain because her mother was very old, she was sick and she was very lean and think energyless. So she didn't want to show any fear to her mother. उसको positive feel कराना चाहती थी. And the next question is which poetic device is used in trees sprinting. एक फ्रेज आया है पोएम में trees sprinting यानी पेड़ जो है वो भाग रहे हैं. Sprint means होता है to run very fast. Sprint means to run वेरी फास्ट. जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस की जो रेसेस होती हैं जैसे 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस जो होती है उनको बोलते हैं स्प्रिंटिंग. तो और जो उसके इन रेसेस में दौड़ने वाले जो धावक होते हैं उनको बोलते हैं स्प्रिंटर्स. इसीलिए पेड़ जो है वो तेजी से दौड़ रहे थे
तो कौन सा इसमें डिवाइस जो है यूज किया गया है? इसमें मेटाफर रूपक अलंकार है, सिमिली है कि एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन। इसमें यूज किया गया पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? जब हम कोई ह्यूमन क्वालिटीज मीन्स जो मानवीय जो विशेषताएं होती हैं, जब हम किसी निर्जीव नॉन लिविंग या एनिमल्स को दे देते हैं तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे ट्रीज जो है वो दौड़ते नहीं है, लेकिन उनको हमने एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है, मनुष्य का गुण दे दिया है दौड़ने का, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, वो पर्सोनिफाइड हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द पोएम? इस पोएम का एक डिस्टिंक्टिव यानी एक अलग सा जो फीचर है, विशेषता है, वो क्या है? इट्स मेटाफर्स, simile used, alliteration used, or narrative style using a single sentence in a set of 14 lines. So the answer will be the D. Narrative style using a single sentence in a set of 14. ये जो पोयम है ये 14 लाइन्स की है, 14 लाइन की कविता है, और जिसमें एक ही सेंटेंस का यूज किया है विदाउट पंक्चुएशंस। यही विशेषता इस कविता के डिस्टिंक्टिव फीचर कहलाता है, और इसको बोलते हैं इंजैममेंट भी बोला जाता है, इसको इंजैममेंट। Why has the poet brought the image of trees and children? इस कविता में हम देखते हैं कि जो पोएटेस है वो पेड़ों के और बच्चों के चित्रों का बड़ा प्रयोग किया है उसने इस कविता में। तो क्यों किया है? Why means क्यों किया गया है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। She loved nature, क्योंकि वो नेचर लवर है, उससे प्रकृति से बड़ा प्रेम है, इसलिए किया होगा शायद। हाँ, मदर वॉज बोरिंग, क्योंकि उसकी माँ बहुत बोर हो रही होगी तो उनको अच्छा फील कराने के लिए किया होगा। शी वॉन्टेड टू एस्केप द स्ट्रेस, शायद वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, इसलिए वो अपने तनाव से भागना चाहती हैं, एस्केप करना चाहती हैं। या फिर टू ड्रॉ अ कंट्रास्ट, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए इसने पोएटेस ने इनका वर्णन किया गया है। तो आंसर विल बी टू ड्रॉ अ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, यानी कि जो कार के अंदर जो उनकी मदर बैठी है, द एटमोस्फियर इनसाइड द कार एंड द एटमोस्फियर आउटसाइड द कार इज क्वाइट डिफरेंट। दोनों का जो वातावरण है अंदर का और बाहर का एकदम अलग है। अंदर में उसकी माँ है एनर्जी लेस, लाइफलेस, होपलेस और मूविंग टूवर्ड्स एन ओल्ड एज। बीमार माँ बैठी है, एनर्जी लेस है, किसी तरह का उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। लेकिन बाहर में जो पेड़ है वो भाग रहे हैं, चिल्ड्रन जो है बहुत खुश है। तो इस दोनों में कंट्रास्ट दिखाने के लिए उसने जो है बच्चों का और पेड़ों की इमेज का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का मेन आइडिया क्या है? ओल्ड एज, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, केयरलेसनेस ऑफ डॉटर, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। बुढ़ापा इसका मेन आइडिया है। डिस्कलरेशन माने उसकी माँ का जो स्किन है, त्वचा जो है एकदम कलर्ड हो गई है, रंगहीन हो गई है, कलरलेस दिखाई देती है, डल दिखाई देती है, पेल दिखाई देती है। केयरलेसनेस ऑफ डॉटर, कोई बेटी जो है बहुत लापरवाह बेटी है। या फिर स्ट्रेंथ यानी ताकत की, शक्ति की कमी। तो इसका मेन आइडिया है ओल्ड एज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड ओल्ड एज इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम, द main theme of the poem. 11th question is what did the poet realize with pain? दर्द के साथ पोएट को क्या महसूस होता है? रियलाइज माने फील करना, महसूस करना। आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन इज हर मदर्स अपीयरेंस लाइक अ कॉप्स, उसकी माँ की जो अपीयरेंस है, यानी जो उसकी माँ दिखाई देती है, उसको कैसी दिखाई देती है? लाइक अ कॉप्स। कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी को, एक मृत शरीर की तरह उसकी माँ का शरीर उसको दिखाई देता है। जैसे डेड बॉडी होती है एकदम एनर्जी लेस, लाइफलेस, वैसे उसकी माँ उसको दिखाई देती है। बी ऑप्शन इज हर मदर डज नॉट लव हर, उसकी माँ उसको प्यार नहीं करती है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। सी ऑप्शन इज शी डिड नॉट रिसीव केयर फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, इसलिए वो दुखी है। एंड डी ऑप्शन इज शी हैज़ ड्यूटीज टूवर्ड्स हर हस्बैंड, क्योंकि उसको अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज़्यादा कर्तव्य है, इसलिए वो दर्द महसूस करती है। तो करेक्ट आंसर मस्ट बी ए ऑप्शन, हर मदर्स अपीयरेंस लाइक कॉप्स, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, निस्तेज शरीर का है, डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। ये सब देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फेमिलियर एक? जो जाना पहचाना चिर परिचित सा जो एक है, जो पेन है, वो क्या है? हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग अ मदर, अपनी माँ को खोने का डर, बचपन का अपनी माँ को खोने का डर। या फिर हर मदर्स वीक हेल्थ, क्योंकि उसकी माँ की स्वास्थ्य जो है, उसकी माँ का स्वास्थ्य जो है बहुत कमजोर है, इसलिए वो दर्द में है। हर ड्यूटीज, क्योंकि अपने कर्तव्यों के कारण। हर हेल्पलेसनेस, उसकी असहायता।
तो आंसर मस्ट बी द ए ऑप्शन, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। सेपरेशन फ्रॉम मदर, माँ से अलग होने का जो बचपन का डर है किसी एक बच्चे को होता है, उसी तरह का डर जो है वो पोएटिस भी फील करती है लूजिंग हर मदर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द वर्ड अम्मा मीन्स, अम्मा का मतलब होता है मदर यानी माँ। बिलवेड का मतलब होता है प्यारा, और गाइड माने होता है पथ प्रदर्शक, फ्रेंड माने होता है मित्र। तो आंसर इसका होगा मदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज विंटर्स मून इज अ रेफरेंस टू द मदर्स ओल्ड एज, ब्यूटी, वेल्थ, यंग एज। विंटर्स का मून जो है उसका रेफरेंस यहाँ पर माँ की ओल्ड एज के लिए किया गया है, उसके सौंदर्य के लिए किया गया है, या उसकी धन संपत्ति के लिए किया गया है, या उसकी युवा अवस्था के लिए किया गया है। सो द विंटर्स मून, विंटर का मून यानी कि सर्दियों का चंद्रमा, मतलब लेट विंटर्स मून से कल्पना की गई। लेट विंटर या दिसंबर का महीना जो होता है वो जो है साल का सबसे आखिरी महीना होता है, अंतिम महीना होता है। उसी तरह से जो ओल्ड एज होती है वो भी मनुष्य के जीवन का एक अंतिम चरण होता है। 15 ऑप्शन इज व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई। एशन फेस का मतलब होता है राख की तरह चेहरा। ऐश होता है राख, तो राख का जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। ग्रे कलर की राख होती है, कलरलेस होती है, डल होती है, कोई चमक नहीं होती है, कोई तेज नहीं होता है। उसी तरह से उसका माँ का जो चेहरा दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, बर्न फेस दिखता है क्या, जला हुआ चेहरा किधर दिखाई देता है। फेस इज कवर्ड विद एश, चेहरा जो है वो राख से भरा हुआ है। या फिर पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर, माँ की, कवि की माँ का पीला और निस्तेज यानी निर्जीव चेहरा। या फिर फेस इज स्कार्ड, माँ का चेहरा जो है उसमें कई तरह के कट्स लगे हैं, घाव लगे हैं। तो इसका आंसर होगा पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। एशन का मतलब होता है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ पोएट्स मदर। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 इज व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। कार के बाहर लेखिका को क्या दिखाई देता है, कवित्री को क्या दिखाई देता है। तो इसमें है स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, भागते हुए पेड़ और दौड़ते हुए बच्चे, या फिर स्कूल्स एंड रोड्स, स्कूल्स दिखाई देते हैं, सड़कें दिखाई देती हैं, अदर व्हीकल्स दिखाई देते हैं, दूसरे दौड़ते वाहन दिखाई देते हैं, और मैनी पीपल ऑन द रोड, रोड में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन, दौड़ते हुए पेड़ और भागते हुए बच्चे। Next question is what do the parting word see you soon अम्मा signify। पार्टिंग वर्ड्स माने विदा लेते समय जो शब्द के लेखिका ने, कवित्री ने कहे थे, पोएटस ने कहे थे। सी यू सून अम्मा माने माँ फिर मिलेंगे, इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन में क्या है। ए ऑप्शन इज हर केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल, फुल ऑफ चीयरफुलनेस, उसकी एक ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल थी अपनी माँ को जो कि बहुत ही प्रसन्नता से बढ़ी हुई थी। ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, फेयरवेल माने होता है विदाई। शी बिड्स गुड बाय लाइक दिस, वो इसी तरह से अपनी माँ से विदा लेती है। शी इज इन अ हरी, वो जल्दी में थी इसलिए उसने ऐसे कहा सी यू सून। बट द आंसर विल बी, आंसर मस्ट बी द हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस। सी यू सून का मतलब होता है फिर जल्दी मिलेंगे, यानी ये वाक्य में ही आशा छिपी हुई है, होप छिपी हुई है, उम्मीद छिपी हुई है दोबारा मिलने की। तो इसलिए हम कहते हैं कि माँ से विदा वो जरूर ले रही थी, लेकिन एक आशा के साथ और प्रसन्नता के साथ कि हम फिर से मिलेंगे। तो आंसर विल बी द ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। पोएट की जो स्माइल है, उसकी जो मुस्कुराहट है, वो पोएम में क्या सिग्निफाई करती है, उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या सार्थकता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। हर अश्योरेंस टू मदर एंड हेल्पलेसनेस इनसाइड, उसकी अपनी माँ को दिलासा और अंदर की तरफ जो आंतरिक उसकी असहायता। बी ऑप्शन इज शी हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक जिम्मेदारी है। सी ऑप्शन इज शी इज हैप्पी, वो खुश है। सी इज अ लविंग डॉटर, वो एक बहुत प्यारी बिटिया है। तो आइए इसका आंसर है ए, यानी कि जब वो मुस्कुराती है अपनी माँ को देख करके विदा लेते समय, तो वो अपनी माँ को ये अश्योर कराती है, ये भरोसा दिलाती है कि हम दोबारा से मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो बाहर से झूठा मुस्कुरा रही है, लेकिन इनसाइड माने भीतर से वो बिल्कुल असहाय है। असहाय मतलब उसका इस पर कोई बस नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी माँ से मिलती है या नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द सिक्योरिटी चेक
Why was the mother standing at a gate distance? सिक्योरिटी चेक यानी एयरपोर्ट जब वो पहुंच जाती है तो उसकी माँ जो है थोड़ा सा दूरी पर खड़ी है. एट अ डिस्टेंस माने दूरी पे खड़ी है. तो why was she standing there? वो दूरी पर क्यों खड़ी है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन इज ओनली पोएट वॉज ट्रेवलिंग, केवल कवित्री ही जो है वो यात्रा कर रही है. बी ऑप्शन इज मदर हैड अ सेपरेट क्यू ऑफ सीनियर सिटीजन, दूर में इसलिए खड़ी है क्योंकि माँ के लिए एक अलग से लाइन बनी है. सेपरेट माने अलग लाइन बनी है, वो लाइन जो कि सीनियर सिटीजन्स की है, बूढ़े लोगों के लिए अलग से लाइन बनी है. सी ऑप्शन इज द पोएट डिड नॉट वांट टू टेक मदर अलोंग, क्योंकि पोएटेस जो है अपनी माँ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती, इसलिए माँ दूर में खड़ी है. या फिर मदर वॉज अनवेल, माँ अच्छी नहीं थी, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था. एंड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द फ्लाइट, और उसको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो दूर में खड़ी है. तो इसमें आंसर है ओनली ए. आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओनली पोएट वॉज ट्रेवलिंग, क्योंकि केवल कवित्री ही जो है वो यात्रा कर रही थी, उनकी माँ साथ में नहीं जा रही थी. क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर. जब पोएटेस ने अपनी माँ को देखा, व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, व्हाई वाज शी वरीड, वो चिंतित क्यों थी? क्या कि क्योंकि माँ का चेहरा देख करके वो चिंतित हो गई है, या हर ब्रोकन आर्म, क्योंकि माँ की बाह जो है वो टूट गई थी, किसी हाथ में चोट लगी थी शायद उसके कारण. हर लविंग वर्ड्स, क्योंकि माँ के शब्दों के कारण वो चिंतित थी. हर डिक्लाइनिंग एज, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, हर डिक्लाइनिंग एज. डिक्लाइनिंग का मतलब होता है गिरती हुई उम्र, यानी डिक्लाइनिंग एज, बढ़ती हुई उम्र. अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र के कारण वो चिंतित हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 21 इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. 3 बार जो है पोयम के एंड में स्माइल वर्ड का यूज हुआ है. तो ये किसका उदाहरण है? रेपिटेशन का, एलिट्रेशन का, सिमिली का कि मेटाफर का? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन, यानी पुनरावृत्ति अलंकार है. यहाँ पर ये एक ही शब्द की आवृत्ति जब बार बार होती है, जस्ट टू एम्फेसाइज, जस्ट टू एनहांस द पोएटिक इफेक्ट, कवित्व के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जब हम एक ही वर्ड, कवि जो है एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार करता है, तो वहां पर हो जाता है रेपिटेशन, जिससे एम्फेसिस पड़ता है, इफेक्ट जो है वो पावरफुल रहता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई हैज द पोएट यूज्ड द इमेजरी ऑफ मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. कविता में हम देखते हैं कि जो पोएट है वो मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घर से बाहर की ओर भागते हुए हमें दिखाई देते हैं. तो ये इमेज का वर्णन, ये इमेज माने चित्रात्मकता का वर्णन जो है वो कवित्री क्यों करती है? टू शो होप, आशा दिखाने के लिए. टू शो हैप्पीनेस, प्रसन्नता दिखाने के लिए. और सी ऑप्शन इज टू शो नॉइजी किड्स, क्योंकि बच्चों का शोरगुल उसको दिखाना था. या फिर डी ऑप्शन इज टू शो एनर्जी एंड लाइवलीनेस, क्योंकि वो एक एनर्जी का इमेज दिखाना चाहती थी, एक जीवन का इमेज दिखाना चाहती थी, जीवंतता का. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, टू शो एनर्जी एंड लाइवलीनेस. वो कवि पूरी कविता में एनर्जी को फील कराना चाहती थी, जीवंतता को फील कराना चाहती थी, जस्ट टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन हर मदर एंड द चिल्ड्रन. अपनी माँ और बच्चों के बीच में विरोधाभास दिखाने के लिए कि माँ जो है एनर्जी लेस है, माँ जो है लाइफ लेस है, लेकिन बच्चे जो हैं प्रसन्नचित्त हैं, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ लाइफ है, इसलिए उन्होंने उसका वर्णन किया. क्वेश्चन नंबर 23 इज विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोयम. पोयम में कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है? आइए देखते हैं. कपल्ड राइम है क्या इसमें? मोनो राइम है क्या? अल्टरनेट राइम है? फ्री वर्स है? तो इसमें आंसर विल बी द फ्री वर्स. इसमें किसी तरह की राइमिंग स्कीम नहीं है. ये जो कविता है ये फ्री वर्स यानी मुक्तक छंद में लिखी गई है. इसमें किसी भी प्रकार का कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, स्टैंजा नहीं है. द होल पोयम इज इन अ लॉन्ग सेंटेंस. पूरी कविता जो है एक बड़े से वाक्य में लिखी गई है. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स ऑफ अ पोएट. पोएट के जो स्वतः प्रदर्शित होने वाले जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनका जो प्रवाह होता है उसको शो करने के लिए कहीं पर भी किसी राइमिंग स्कीम, कोई अलग अलग स्टैंजे का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक ही वाक्य का प्रयोग किया गया है. और जो विचार हैं जो एक के बाद निकलते जा रहे हैं, इसलिए कोई राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. कोट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली यूज्ड इन द पोयम. पोयम में सिमिली जो उपमा अलंकार होता है उसके एग्जाम्पल को बताइए. फर्स्ट इज फैमिलियर, एक चिर परिचित दर्द.
लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह उनका शरीर। वॉर्न एंड पेल, वॉर्न का मतलब होता है कलरलेस, एंड पेल और पीला। द मेरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे। तो यहाँ पे सिमली का एग्जाम्पल है लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, अपनी माँ की तुलना करती है डेड बॉडी से। और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लाइक। जहां पर भी लाइक और एज वर्ड का यूज करके तुलना की जाती है तो वहां पे सिमली होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी किसी भी वाक्य में अगर आपको लाइक और एज दिखाई दिया है, तुलना की जा रही है, तो इट मीन्स दैट देयर इज फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली इज यूज्ड देयर। 25th question is quote an example of a metaphor used in the poem. Poem में metaphor यानी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार is also a comparison, but it is a direct comparison. It is a direct comparison and simile is a indirect comparison. तो आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है जो मेटाफर का है इसमें। एज अ लेट विंटर्स मून, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, हर फेस एशन लाइक। तो ये तीनों आंसर, इसमें भी एस का यूज किया गया है, इसमें भी एस का यूज किया गया है। हर फेस एशन लाइक, यहाँ पे भी लाइक था, एश की तरह, राख की तरह। तो ये तीनों जो है ये एग्जाम्पल है आपके सिमिली के। बट ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम में तुलना की गई है। ये मेटाफेरिकली इसको यूज किया गया है कि वो अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइव कर रही है, यानी चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड की तरह जा रही है, वो इंडिपेंडेंट हो रही है और वो फ्री है। वो कॉन्फिडेंस एंड जस्ट टू शो द इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अ चाइल्ड व्हेन ही मूव टुवर्ड्स द एडल्टहुड। जब कोई बच्चा अपने बचपन से युवावस्था की तरफ बढ़ता है, एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस और उसका जो कॉन्फिडेंस और जो उसका इंडिपेंडेंसी है, आत्मनिर्भरता है, वो उसमें आती जाती है। उसको शो करने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। पेरेंट के होम से निकलना मतलब कॉन्फिडेंट बनना, एडल्टहुड की तरफ बनना। तो ये प्रतीकात्मक रूप से मेटाफोरिकली इट इज यूज्ड हियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पोएट्स स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। पोएम में हम देखते हैं कि एंड में जो पोएटेस है वो स्माइल करती है, मुस्कुराती है। तो उसकी मुस्कुराहट का मतलब क्या है, सिग्निफाई माने क्या सार्थकता है, क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। Option A, her assurance to mother and hopelessness inside. She has a responsibility. She has to do her duty first. She is a loving daughter. So answer is her assurance to mother and hopelessness inside. अंदर से वो hopeless है, अंदर से वो आशाहीन है, आशान्वित नहीं है, अंदर से वो निराश है, बट लेकिन अपनी माँ को बाहर से अश्योरेंस, भरोसा दिखाने के लिए वो मुस्कुराती है, जिससे कि उसकी माँ को किसी प्रकार का दुख महसूस ना हो। शी क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी पहले है, ये कोई भी आंसर इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 इज कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि हमने भी पहले भी पढ़ा, मानवीकरण अलंकार जो होता है उसका एग्जाम्पल दीजिए। स्प्रिंटिंग ट्री, भागते हुए पेड़, होम टू कोचिन, घर से कोचिन जाना, एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक, ऑल ऑफ दिस। ये कोई नहीं है, इसका पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल इसमें एकदम क्लियर एंड क्लियर टू कट है। स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी भागते हुए पेड़, यानी पेड़ों को यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, जो कि पेड़ दौड़ती नहीं है, लेकिन मनुष्य की तरह उनको क्वालिटी दी गई है कि पेड़ जो है वो दौड़ रहे हैं, तेज भाग रहे हैं। आइए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड। स्केयर्ड मानी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ माने डरना, फीलिंग फियर, बिकॉज ऑफ अ ड्यूटीज एंड कमिटमेंट। उसको अपने कर्तव्यों के बहुत सारे उसके पास कमिटमेंट होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, काम करने होंगे, इसके कारण उसको डर महसूस हो रहा था, या बिकॉज ऑफ हर जॉब, अपने काम के कारण, या बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रन, बच्चों के कारण उसको डर फील महसूस हो रहा था, बिकॉज ऑफ हर मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ, क्योंकि माँ की हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन डिक्लाइन होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, उसके कारण वो डर रही थी। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ अ मदर्स डिटेरियोरेटिंग हेल्थ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the tone of the poem towards the end? अंत में देखते हैं पोएम की टोन कैसी थी। सैड थी कि होपलेस थी, चीयरफुल थी, रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस। एंड अंत में हम देखते हैं रेजिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस मीन्स एट द एंड वी सी दैट द पोएटेस एक्सेप्टेड द रियलिटी, accepted the reality. Reality means accepted the reality of what? Reality of
ओल्ड एज, रियलिटी ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ, रियलिटी ऑफ एजिंग की एजिंग जो है वो नेचुरल प्रोसेस है। एवरीवन हैज टू बी ओल्ड वन डे, हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना है और इस संसार से विदा ले लेना है। यह एक रियलिटी है, यह एक वास्तविकता है। इसको एक्सेप्ट कर लेना ही क्या है, समझदारी है। तो उसने रेजिग्नेशन कर, मतलब उन्होंने इस वास्तविकता को, पोएटिस ने एंड में इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। तो ये वाली ये टोन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट डज द नैरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइट। नैरेटिव सिंगल सेंटेंस, ये पूरी की पूरी पोएम जो है एक वन सेंटेंस में लिखी गई है। नैरेटिव का मतलब होता है वर्णन करना, नैरेट करना। तो ये जो है वो पोएम में हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है, पोएट्स फीलिंग्स, पोएट की भावनाओं को हाईलाइट करता है, यानी ये विशेषता बताता है क्या, पोएट्स इनसिक्योरिटीज, पोएट की किसी असुरक्षा के कारण उसने एक ही सेंटेंस में इस कविता को पूरा लिखा है, या फिर पोएट्स कंफ्यूज्ड स्टेट, पोएट कंफ्यूज्ड थी, असमंजस की स्थिति में थी, इसलिए उसने एक ही वाक्य में पूरी कविता को लिख दिया, या फिर पोएट्स इंटरवीनिंग थॉट्स, या फिर पोएट्स के जो इंटरवीनिंग थॉट्स थे, जो लगातार आते हुए विचार थे, जो एक दूसरे से कनेक्टेड जो विचार थे, आते चले जा रहे थे, जो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओपिनियंस, फीलिंग्स का था, जो भावनाओं का एक स्वतः ही जो प्रवाह होता है कवियों का, वो एक के बाद आते जा रहे थे, एक विचार को दूसरे विचार से डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। तो इस कारण उसने एक ही सेंटेंस में लिखा। तो आंसर मस्ट बी द पोएट्स इंटरवेनिंग थॉट्स, माने एक के बाद एक जो विचार आते चले गए, जो विचार एक दूसरे से कनेक्ट थे, इसीलिए विदाउट एनी पंक्चुएशन, बिना किसी पंक्चुएशन के ये पूरी कविता जो है एक ही सेंटेंस में लिखी गई है, एक ही वाक्य में लिखी गई है, जिसे हम फ्री वर्स भी हमने इसमें कहा है इसको, और इसी को हम एनजैममेंट भी कहते हैं। हाउ इज द इमेजरी ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन अ कंट्रास्ट टू द मदर। जो पोएटिस ने इमेज क्रिएट की है, इमेज माने होता है चित्रात्मकता। यंग ट्री, जब हम यंग ट्रीज शब्द पढ़ते हैं तो हमको छोटे छोटे पेड़ पौधों की चित्र जो हमारी आंखों के नीचे आ जाता है। मेरी चिल्ड्रन जब हम पढ़ते हैं तो छोटे छोटे प्रसन्न चित्त, हंसते मुस्कुराते बच्चों का चित्र हमारे सामने आ जाता है, तो इसे कहते हैं चित्रात्मकता। तो ये जो चित्र उन्होंने खींचे हैं, ये क्यों खींचे हैं और उसकी माँ से किस तरह से कंट्रास्ट है। मदर इज स्टिल वाइल द ट्रीज आर स्प्रिंटिंग एंड चिल्ड्रन आर स्पिलिंग। माँ जो है शांत है और पेड़ जो है वो भाग रहे हैं और बच्चे जो है वो स्पिल कर रहे हैं, हाउस से निकल रहे हैं, दौड़ते हुए, तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। बी ऑप्शन इज मदर इज बर्न लाइक एश। माँ जो है राख की तरह जल गई है। वाइल द ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ हरे हैं, बच्चे खुश हैं, ये कारण है क्या। दे आर ऑपोजिट्स लाइक स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। ये जो है दोनों के दोनों, यानी माँ और बच्चे और पेड़ एकदम बसंत ऋतु और पतझड़ के जो मौसम होते हैं, इसी की तरह एकदम एक दूसरे से ऑपोजिट है, एकदम कंट्रास्ट है, एकदम अलग अलग है। तो ये सारे ऑप्शन भी सही ही हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है मदर सेल्फ, माँ का स्वास्थ्य। शोज होपलेसनेस, माँ का जो स्वास्थ्य है वो एकदम उसको देख करके किसी भी प्रकार की आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। जबकि जो पेड़ हैं और जो हंसते मुस्कुराते जो बच्चे हैं, वो इंडिकेट करते हैं यूथफुलनेस एंड होप, वो आशा को दिखाते हैं और युवावस्था को दिखाते हैं। माँ जो है वो निराशा को दिखाती है और वृद्धावस्था को दिखाती है, डिक्लाइनिंग एज को दिखाती है, बुढ़ापे को दिखाती है, मृत्यु को दिखाती है। इसीलिए ये आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 35 is which of the following is not an instance of use of figure of speech। इंस्टेंस माने होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। तो इनमें जो नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल नहीं है। यानी 3 ऑप्शन जो है वो कोई ना कोई अलंकार है, बाकी एक वाक्य जो ऐसा है जिसमें कोई भी अलंकार नहीं है। पहला है आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी बगल में बैठी माँ को देखा। B option is her face ashen. C option is the airport security check. And the D option is smile and smile and smile. So option C would be the answer, the airport security check. My mother, my ma, m, ma sound की जो repetition हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये alliteration है। और her face ashen like, यहाँ पे आपका simile है, अपनी माँ की तुलना राख से की गई है। Smile and smile and smile ये repetition है। इसी में सी ऑप्शन में किसी भी प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। ऑप्शन में जो ध्यान देने वाली बात है वो है नॉट। नॉट शब्द को सबसे ज्यादा ध्यान देना है,
कि नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज हाउस इज द पोएट वॉज लिविंग। किसका घर, हुज माने किसका घर जो है पोएट छोड़ रही है, कहाँ से जा रही है वो, फ्रेंड का, अपने ससुराल का, अपने हस्बैंड का, पति का या अपने पेरेंट्स का। तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी, हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के घर से वो जा रही है। 38th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। बचपन का डर क्या है। द चाइल्डहुड फियर ऑफ पोएट इज लूजिंग हर मदर, माँ को खोने का डर। भाई बहन दोस्त पति को खोने का बचपन का डर नहीं होता है, डर होता है बच्चे का अपनी माँ को खोने का। तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39th क्वेश्चन व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। अपनी माँ से विदा लेते समय उसने कौन कौन से शब्दों का यूज किया था। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी यू सून अम्मा। इन्हीं वर्ड का ये बीजी, माफा जी और बा, किसी भी वर्ड का यूज उसने नहीं किया था। 48th क्वेश्चन इज व्हाट पेन्स डिड शी फील व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। जब उसने अपनी माँ को देखा बैठे हुए अपने नजदीक में तो कौन सा दर्द उसको महसूस हुआ। पेंग्स ऑफ सेपरेशन, पेंग्स ऑफ स्टमक एक, क्या उसके पेट में दर्द हुआ, क्या उसके घुटने में दर्द हुआ, क्या उसके हार्ट में दर्द हुआ, नहीं, उसको पेंग्स ऑफ सेपरेशन, बिछड़ने का दर्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 इज द चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ। बचपन का डर क्या था। बचपन का डर था उसका सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, माँ से बिछड़ने का डर। बचपन में एग्जाम का डर भी होता है, मेडिकल चेकअप का, डॉक्टर का भी डर होता है, दांत के डॉक्टर का भी दर्द होता है, लेकिन इस पोयम के अनुसार सेपरेशन फ्रॉम मदर जो है वो बचपन का डर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन 43 इज द पोएट वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स द। पोएट जा रही है कहाँ, किस ओर जा रही है। रेलवे स्टेशन जा रही है, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन। शी वाज गोइंग टू एयरपोर्ट जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44 द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटिस वॉज। जो पर्सन व्यक्ति कार में बैठा है पोएटिस के, वो कौन है, हर मदर, उसकी माँ उसके साथ कार में बैठी है, उसकी भतीजी कार में नहीं बैठी है, अंकल नहीं बैठे हैं, आंट नहीं बैठी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45 इज द मदर ऑफ द पोएटिस वॉज। जो पोएटिस की माँ थी वो शी वॉज स्माइलिंग, क्या मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, क्राइंग, रो रही थी, या डोजिंग ऑफ। द आंसर डी वुड बी द ऑप्शन डी वुड बी द आंसर, मस्ट बी द आंसर। शी वॉज डोजिंग ऑफ, वो सो रही थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46 द पोएटिस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक। पोएट कहती है कि उसकी माँ पीली दिखाई देती है, किसकी तरह, लाइक अ डेड बॉडी, कॉप्स की तरह, मृत शरीर की तरह, घोस्ट भूत की तरह, माल नॉरिश्ड माने किसी कुपोषित बच्चे की तरह, या किसी पर्सन की तरह, या एनेमिक माने जिसमें कि खून की कमी है, ऐसे व्यक्ति की तरह। तो उसकी माँ जो है वो कॉर्प्स की तरह दिखाई देती है, डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। आइए देखते हैं 47th क्वेश्चन। कमला दास रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज वेरी यंग, एनर्जेटिक, ओल्ड, इल। कमला दास ने क्या महसूस किया, रियलाइज माने टू फील, क्या महसूस किया उसने कि उसकी माँ बहुत जवान है, उसकी माँ बहुत उत्साह ऊर्जा से भरी है, या बूढ़ी है, या बीमार। उसने महसूस किया कि उसकी माँ बहुत, नाउ हर मदर हैज become very old. She soon put that thought out of her mind and smiled, laughed harshly, cried bitterly, looked out of the window. She soon put that thought away. उसने जल्दी ही उस थॉट को, उस विचार को अलग कर दिया अपने दिमाग से, और विचार को हटाने के लिए उसने क्या किया, वो मुस्कुराई, वो जोर से हंसी, वो बहुत जोर से रोई, उसने खिड़की से बाहर देखा। तो जब माँ को लेकर के वो एयरपोर्ट जा रही थी तो उसकी अपनी माँ को देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि माँ बहुत कमज़ोर थी, बीमार थी, बूढ़ी हो गई थी, और उसको अपनी माँ को खोने का डर था। उसको ये लगता था उसकी माँ किसी भी क्षण मृत्यु के प्राप्त हो सकती है, इसलिए वो बहुत दुखी थी। तो उस विचारों को दिमाग से हटाने के लिए शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखने लगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम भी पहुंच गए हैं अपने इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा सिग्निफाई। पार्टिंग वर्ड का मतलब होता है विदा लेते समय जो शब्द उसने कहे थे अपनी माँ से, ये वर्ड जो है क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताते हैं, क्या मतलब है इसका, कि वो बहुत केयरलेस थी, क्या वो लापरवाह थी। हर ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल फुल ऑफ चेयरफुलनेस, अपनी माँ से बिछड़ने का जो उसका ऑप्टिमिस्टिक फेयरवेल था। ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, ऑप्टिमिज्म माने होता है आशावाद। समवन हु इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक माने कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आशावादी होता है तो हम कहते हैं ही इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। फेयरवेल माने होता है विदाई। चीयरफुलनेस मीन्स होता है प्रसन्नता।
यानी जब हम किसी को कहते हैं फिर मिलेंगे, सी यू सून, फिर मिलेंगे, इसका मतलब है कि हमको आशा है, दैट वी आर होपिंग दैट वी विल मीट अगेन, कि हम फिर से दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे, हमें आपसे दोबारा से मिलने की आवश्यकता है। एंड दिस शोज द ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन, और ये उस व्यक्ति के आशावादी नजरिए को भी दिखाता है। तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। एक सी में है कि शी बिड्स गुड बाय लाइक दिस, वो इसी तरह से बिड माने विदा लेती थी, गुड बाय बोलती थी, ऐसा नहीं है। शी इज इन हरी, वो किसी जल्दीबाजी में भी नहीं थी। आंसर शुड बी बी ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं वो स्पिल कर रहे हैं, छलक रहे हैं, तेजी से भागते हुए दिखाई देते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड। ओवरफ्लो माने जब पानी ज्यादा बहने लगता है, कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल पदार्थ जो है वो बहता है, किसी डब्बे को, किसी कंटेनर को जब हम ज्यादा भर देते हैं तो पानी जो है छलकने लगता है, कोई भी लिक्विड छलकने लगता है, उससे कहते हैं ओवरफ्लो, स्पिल आउट। तो इसमें क्या है, सिमिली है क्या, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्या है? तो इसमें होगा मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है लिटरल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग जब हम उसका शो करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो, बच्चों की तुलना की गई है किसी लिक्विड से की गई है। हियर दिस सेंटेंस इज यूज्ड मेटाफोरिकली, इट सिंबलाइजेस द हैप्पीनेस, एनर्जी एंड द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ। खुशी, प्रसन्नता और जीवन का जो स्वतः प्रवाह होता है उसको सिंबलाइज करता है। हियर दिस वर्ड, दिस फ्रेज सिंबलाइजेस द exuberance, vitality and joyous nature of the youth, in contrast to the aging and impending death of the poet's mother. So the answer would be metaphor. Answer would be the option B. और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। If you find this video helpful in any way, please like and share it with your friends. Subscribe the channel. And soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep practicing. Keep smiling. Thank you so much once again.